नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे हुमायूं और शेरशाह। अभी तक हम इसके पहले की घटनाएं देख चुके हैं, तो इस घटना चक्र निचोड़ श्रृंखला में आपका स्वागत है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, उतना अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। देखिए हुमायूं, अब क्या है कि हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल चार बेटे थे बाबर के। 4 पुत्र थे। हुमायूं सबसे बड़ा था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं। और हुमायूं अब 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। काबुल में पैदा हुआ था, इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। और ये शिया संप्रदाय से थी, ठीक है। और कामरान और अस्करी की माँ, कामरान और अस्करी की माँ थी जो वो थी, इनका नाम था गुलरुख बेगम था। और हिंदाल की माँ का दिलदार बेगम था, ठीक है। अब देखते हैं हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया था, ठीक है। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेर के रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की थी यहीं पे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता था। यहाँ लिखा है 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता था और 1531 में कालिंजर पर आक्रमण करता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं। देखिएगा, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का, सरहिंद का, 4 युद्ध हैं। देवरा का युद्ध आपका 1532 और यह गोमती तट पे होता है। दौरा का युद्ध 1532, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें देखने में आसानी। 1532 में गोमती तट पर देवरा स्थान पर हुआ था। यह अफगान विद्रोह को परास्त किया था, जो अफगान विद्रोही थे उनको परास्त किया था। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। यह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो हुमायूं को शेरशाह पराजित कर देता है इस युद्ध में, 1539 वाले में, ठीक है। हुमायूं को शेरशाह पराजित करता है। इसी युद्ध में निजाम नामक जो भिश्ती था, हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेर खां जो था, शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों की वृद्धि हुई थी। शेरशाह की पदवी धारण कर वह अपने नाम का खुतबा इसी युद्ध के बाद पढ़वाया था। कौन पढ़वाया था? तो आप जानते हैं कि शेरशाह, ठीक है। और सिक्के भी ढलवाए थे। अब आगे देखते हैं 17 मई 1540, ये जो युद्ध 1540 वाला, 17 मई 1540 को आपका कन्नौज या बेलग्राम का कहते हैं, ये युद्ध हुआ था। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540 को। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। हुमायूं को शेरशाह फिर पराजित करता है। अब विवश होकर एक निर्वासित की भांति यहाँ से भाग जाता है, ठीक है, इधर उधर भागता है। और आपका फिर 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है। हुमायूं को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है। इस युद्ध के बाद कन्नौज बेलग्राम का युद्ध होता है, तो यहाँ से इसके बाद भाग जाता है। ये 15 साल तक गायब रहता है, मध्य एशिया फारस में जाकर रहता है। फिर उसके बाद आता है तो सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में, और हुमायूं को खोया हुआ राज्य इसका वापस मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद शेरशाह के सुधार देखते हैं। अभी इसमें क्या है कि फरीद था एक, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना था, फरीद नाम था इसका। ये शेरशाह का नाम पहले फरीद था। इसने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और 1494 में फरीद ने घर छोड़ा था। अब विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था। जो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे, तो उस समय पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। और शेरशाह सूरी का जो सुधार है, यह सुधार में राजस्व सुधार करता है, प्रशासनिक सुधार करता है, सैनिक सुधार करता है, करेंसी प्रणाली में सुधार करता है। इसके इतने सुधार हैं। फिर शेरशाह ने बंगाल को सरकार को जिला कहते थे, जिलों को सरकार कहते थे, सरकारों में बांट दिया था। और प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दिया था। सबकी एक छोटी सेना होती थी और सबको सिकदारों के नियंत्रण में दिया था ये। फिर अब ये होता है कि
आगे देखते हैं आमीने बंगला अथवा आमीर बंगला, दोनों चीज़ एक ही है। आमीन बंगला कहिए आमीने बंगला या अमीर बंगला नामक असैनिक अधिकारी, ये असैनिक अधिकारियों को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। सिकदारों को देखभाल करने के लिए एक असैनिक अधिकारी थे, इनका नाम था अमीने बंगला या आमीर बंगला। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी ने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी व तांबे का सिक्का का प्रचलन किया था। पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। शुद्ध चांदी का रुपया था और तांबे का दाम, जो चांदी का सिक्का चला था उसको रुपया कहते थे और तांबे वाले को दाम कहते थे। और इनका जो क्या कहते हैं विनिमय दर था दाम का, जैसे रुपया और दाम का जो विनिमय दर था 1/64 समझिए। जैसे कि जो रुपया था उसका 1 मिलेगा तो 64 आपके वो मिलेंगे। इनका जो ग्रेन था 178 ग्रेन रुपया चांदी का रहता था और जो दाम का रहता था 380 ग्रेन था। 178 ग्रेन आपका ये रुपया का था। ठीक है, और जो आपका उसका तांबे का दाम का था वो 380 था। ठीक है, 380। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब ये भी है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। जो दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी तो उसके उपरांत हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। और फिर आप देखते हैं कि एक हाजी बेगम इनकी पत्नी का नाम था, हुमायूं की पत्नी का नाम। हुमायूं की मकबरा कौन बनवाया था? हाजी बेगम बनाई थी, इनकी पत्नी थी। ठीक है, नक्शा कौन बनाया था इस मकबरे का नक्शा? तो उसका नाम था मीरक मिर्जा गियास। ये ईरानी वास्तुकार था। तो इसका नक्शा बनाया था मीरक मिर्जा गियास, ईरानी वास्तुकार था। ठीक है, और हुमायूं ने दीन पनाह दिल्ली में बनाया था। और इस मकबरे के बारे में जानेंगे कि श्वेत संगमरमर से बना ये भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। याद रखिएगा, डबल डोन वाला दोहरा गुंबद वाला पहला मकबरा था ये। शेरशाह की कलिंजर विजय 1545 में होती है। राजा कीरत सिंह था। कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उल्का मतलब गोला फेंकने में व्यस्त थे, तभी बारूद से भरा हुआ जो एक गोला था दुर्ग की दीवार से टकरा कर और वहाँ गिरा, जहाँ बारूद से भरे का एक गोले का गट्ठर था उसी के पास, जिसमें गोलों में आग लग गई और वे फटकर इधर उधर दिशाओं में ध्वस्त करने लगे। शेरशाह वहाँ से अधजला बाहर निकला और दुर्ग जीत लिया था, किंतु शेरशाह की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के लिए अंतिम हो गया, ये जीत शेरशाह की अंतिम थी। ठीक है, 13 मई 1545 को कालिंजर में वो मर गया था। 13 मई 1545 को 1545 में ही कालिंजर में वो मर गया था। ठीक है, और उसके बाद कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। आप जानिए कि उस समय यहाँ का राजा, बता दिए कि यहाँ का राजा कीरत सिंह था। आगे देखते हैं। और यहाँ होता ये है, यहाँ अब लिखा है जो कि शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध, ये क्या है कि जब शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया। ठीक है, खो दिया होता। अभी देखिए क्या है आगे की। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में तालाब के बीच में है और ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसका पुराना किला जो है, दिल्ली स्थित पुराना किला में के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था। और किला कोहना मस्जिद और शेर मंडल आदि भवन आपके शेरशाह ने बनवाया था। किला कोहना और शेर मंडल पुस्तकालय था ये। ठीक है, और क्या होता था कि कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत, ये है पट्टा और कबूलियत है ना, तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि वर्ष में कितना लगान देना होगा, इसमें फिक्स होता था। जब कबूलियत होता था, किसान कबूलियत पत्र के द्वारा उन्हें स्वीकार करते थे।
ये पट्टे को कबूलियत पत्र के द्वारा स्वीकार करते थे। आगे देखते हैं। ये देखिए ऊपर हुमायूं का भाई कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। शेरशाह सूरी की शिक्षा भी देखिए जौनपुर में हुई थी। शेरशाह 1534 के बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। 1539 में तो आपका देखेंगे हम लोग देखा था कि नुसरत शाह को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी, और 1539 में चौसा के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। शेरशाह की राजस्व सुधार, कृषक के लिए मतलब किसको हित के प्रयास किया था, रैयतवाड़ी की आधार पे जो प्रारंभ किया था राजस्व सुधार, किसानों से डायरेक्ट संपर्क करता था। प्रशासन 5 वर्ष के अल्प शासन काल में मुगलों से बहुत कुछ सीखा था और अत्यंत केंद्रीय शासन चलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बंगाल में सूबे में अलग प्रकार की व्यवस्था किया था। एक असैनिक अधिकारी नियुक्त किया था, इसे आमीर बंगाल कहते थे, ऊपर हमने देखा है। और ये जो सिकदार होते थे सैनिक अधिकारी, इन पर नियंत्रण करता था। और जो जिलों को बांट रखा था सरकार में वही, तो इसका कारण क्या था कि विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए। सैन्य सुधार, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रभावित था। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने का प्रथा, ये सब अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था, लिखा है। फिर आपका करेंसी, आप देखेंगे कि करेंसी क्या थी। तो स्मिथ ने यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बताया था। यह शुद्ध शादी का सिक्का स्टार्ट करने वाला शेरशाह था। आगे हैं, आप देखे हैं कि सासाराम मकबरा, ये आपका रोहतास जिला बिहार में है। अफगान स्थापत्य कला का शानदार नमूना है, तालाब के बीच में चबूतरे पर बनाया गया है। सड़के आजम जीटी रोड कहते हैं इसे। यह प्राचीन काल के उत्तराफत को इसने बनवाया था, मतलब मरम्मत कराई, और शेरशाह सूरी ने ये पूर्वी बंगाल से पेशावर तक गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, इसे जलाल खां कहते थे, इसे सिकंदर शाह भी कहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये अकबर का शासन काल आता है। यह प्रबुद्ध निरंकुश शासन था। जन्म इसका 1542 में होता है, अमरकोट आपके राणा बीरसाल के यहाँ। तो अकबर का जन्म देखेंगे 15 अक्टूबर 1542 को लिखा ना, अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। और 14 फरवरी 1556 को यह गुरदासपुर जिले के कलानौर लिखा है, कलानौर नामक स्थान पे बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है, और आपका इसकी आयु तब कितनी वर्ष थी? केवल 14 वर्ष की थी। और शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार किया था। उसमें शाह अब्दुल माली था, हुमायूं से फर्जंद पुत्र पुकारता था। ठीक है, इसको हुमायूं फर्जंद पुत्र पुकारता था। आगे देखते हैं। ये जानते ही आप कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर खां ने उसे अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था। खाना की उपाधि उसी को दिया था। आप किसको दिया था? तो आपका बैरम खान को। अब देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम कचवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह किससे? तो आप देखेंगे कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा पे गया था, तो जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे यात्रा जा रहा था, तो सांगानेर लिखा है ना, सांगानेर लिखा है। सांगानेर नामक स्थान पर 1562 में आपका जो आमेर के राजा थे बिहारी मल, इन्हें भारमल भी कहते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ था। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। और आमेर का राजा, ये जो ज्येष्ठ पुत्री इसकी थी हरखाबाई, लोक इनका प्रचलित नाम जोधाबाई था, का विवाह करने की इच्छा की अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से शादी किया था। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या के विवाह था। और इस प्रकार बिहारी मल जो था पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसी राजपूत राजकुमारी से जो जहांगीर पैदा हुआ था, क्या उसका नाम था? सलीम जहांगीर जन्म हुआ था। देखिए, अब अकबर ने सूफी मत चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया था। सूफी मत चिश्तिया संप्रदाय। फिर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, आप जानते हैं कि
हमेशा दर्शन के लिए उनके दरगाह पे अजमेर जाता था। अपनी उदारता मतलब उदार धार्मिक नीति के यह अनुसरण किया। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। इसे कहते हैं द तीजा, द से दास प्रथा, द तीजा कहते हैं। ठीक है, 62, 63, 64। देखते हैं अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत अकबर बाल विवाह, यहाँ पे लिखा है बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। फिर उसने कहा था, उसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक स्त्री से ही विवाह करना चाहिए। वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। बंध्या मतलब जिसके बच्चे न पैदा होता। ठीक है, 1562 में अकबर ने आदम खां को मार दिया था। महामनगा का पुत्र था। 1562 में अकबर ने इसे स्वयं मारा था। क्यों? कि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, अतगा खां की हत्या कर दी थी तो इसने इसको मार दिया। फिर 1564 में दुर्गावती जो थी गोंडवाना की, अभी आत्महत्या कर, क्या हुआ था कि दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी और अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। फिर 1565 में मारवाड़ के राजा जो रावचंद्र सेन थे वो हार गए थे। देखिए 1565 में मारवाड़ के जो शासक थे रावचंद्र सेन ने भाद्राजुड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया था, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उन्हें सिवाना जाना पड़ा। वहाँ रावचंद्र सेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजी और आक्रमण किया, लेकिन पहाड़ियों में जो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1581 में होती है। फिर 1615 से पहले क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में, जिससे पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने क्या कहते हैं अधीन लाने के लिए। तो अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिक राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ में हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा था। राणा प्रताप की मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ों से उतर लिया। ठीक है, लेकिन युद्ध हुआ और वह हल्दी घाटी के युद्ध का नाम से जाना जाता है, और जिसमें आपका राणा पराजित हुए थे। उन्हें अरावली के जो पहाड़ी थी वहाँ जाके शरण लेना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए मेवाड़ के अब इम्पोर्टेंट क्या है, आप इसे जानते हैं रिवीजन के लिए। मेवाड़ राज्य के अगर अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था, किसने नहीं किया था? तो राणा प्रताप ने नहीं किया था। लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किए। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके जो मेरे बेटा थे 1615 में, ये राणा प्रताप के पुत्र थे राणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की थी। ठीक है, जहांगीर से, अकबर से नहीं। फिर उसके बाद सलीम का विद्रोह इलाहाबाद, देखते हैं। इसकी स्टोरी ये है कि लिखा है कि सलीम विद्रोह इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया। फिर अकबर ने इसको दबाने के, क्या हुआ था कि ये जो सलीम था इसने इलाहाबाद में था और विद्रोह करके स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया। तब अकबर 1602 में आपके दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया था और उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा का बुंदेला सरदार वीर सिंह था। ठीक है, वीर सिंह था और उस वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारतीय बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, और उसने क्या किया था कि हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की राष्ट्रीय एकता को सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अब इसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से गोदावरी तक था। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है अगर पूछेगा तो अकबर को जाता है। अब आगे देखेंगे। अकबर ने, यहाँ देखिए मीरबख्शी लिखा है, अकबर ने शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय मतलब प्रशासन तंत्र अपनाया था। मीरबख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था और उसका कार्य था कि सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित इसका कार्य था। अकबर ने 1573 में घोड़ा को दागने की प्रथा पुनः संचालित की थी। 1573 में 1575 में मनसबदारी के आधार पर सैन्य संगठन किया था 1575 में। ठीक है, उसके बाद
जो मनसब शब्द का मतलब अगर समझेंगे, अर्थ समझेंगे तो श्रेणी होता था या पद होता था। मनसबदार का अर्थ होता था कि अधिकारी, जैसे कि जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी से प्राप्त होती थी। अकबर मनसबदारी व्यवस्था दशमलव आधारित प्रणाली पर इसकी आधारित थी। दीवान था जो खजाना विभाग का था। आर्थिक मामलों के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दीवान था। अब यहाँ लिखा है मनसबदारी मध्य एशिया से ली गई थी। मंगोलिया से चंगेज खान ने मंगोल सेना ने किया था। देखिए मध्य एशिया से ली गई थी क्या, आपकी मनसबदारी मंगोलों से, और चंगेज खान ने मंगोल सेना से किया था। अब देखते हैं इसका क्या है। अब देखिए मुगलों ने मनसबदारी प्रणाली जो थी मध्य एशिया मतलब मंगोलों से ली थी। और इस प्रकार सैन्य विभाजन का काम था चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में भी किया गया था। ठीक है। देखिए जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे पर आधारित था। तोड़रमल 1580 में आईने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की स्थापना की और उसके बाद 10 वर्ष का औसत का 1/3 आपका राजस्व रखा था। ये कहता है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। जो भूमि सर्वेक्षण लिखा है उसमें भू राजस्व निर्धारण करना के लिए दस्तूर उल अमल, देखे ना ये दस्तूर अमल जब्ती खसरे पर आधारित थी। तोड़रमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी कि अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला की स्थापना 1580 में अपने शासनकाल के 24वें वर्ष तोड़रमल बंदोबस्त इसे कहते हैं, नई कर्ण प्रणाली शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था का अस्थायी स्वरूप दिया था। ठीक है। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? तो तोड़रमल था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय आपका जब ये लगा था तो इस समय तोड़रमल अर्थ मंत्री था। इसका जो सहायक था वो ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था दहसाला पद्धति या बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। यह आप देख लीजिए। अब देखिए जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना आपके इसका नाम है दबिस्ताने मजाहिब में पहली बार दीन-ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। जो अकबर शुरू किया था उसका उल्लेख किया है। फिर अकबर ने फतेहपुर सिकरी आगरा से 36 किलोमीटर दूर में जोधाबाई महल, पंचमहल, फिर आपका स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम कोठी, बीरबल कोठी, तुर्की सुल्तान का महल आदि बनवाया था। पर्सी ब्राउन स्थापत्य कला का मोती ने कहा है। पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसको कहा है? तुर्की सुल्तान के महल को कहा। ये इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल जो पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन है और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप है। ये है लिखा है आपका। ठीक, आगे देखते हैं। गुजरात विजय के 1572 के बाद सिकरी में फतेहपुर सिकरी बनवाता है ये। फिर 1582 में तौफीके इलाही या दीन-ए इलाही सभी धर्म के मूल सिद्धांत शामिल करके सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था और इसके प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। अकबर का मकबरा जो था वो आपका सिकंदरा गांव सिकंदर लोदी ने बनाया था। जो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित, जिसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। अकबर ने इसका जो नाम बहिस्ताबाद रखा था। ये लिखा है ना बहिस्ताबाद, ये बहिस्ताबाद अकबर ने इसका नाम रखा था, मतलब रीनेम किया था। निर्माण योजना, इसकी निर्माण योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु इसका निर्माण जहांगीर के समय 1613 में होता है। ये निर्माण इसका जहांगीर के समय 1613 में होता है। यह मकबरा 5 मंजिला है। 5 मंजिला मकबरा है। गुंबद विहीन मकबरा है। आगे देखते हैं। आपका अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में आपका अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। और आपका इसी के आदेश पे, अकबर के आदेश पे महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नामक
नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां और बदायूं तथा फैजी ने किया है। बदायूं ने रामायण का किया है, फैजी ने लीलावती का किया है, अबुल फजल ने आपका कालिया दमन का किया है, फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है। अब जो हमने अभी देखा है कि रजमनामा का, तो रजमनामा का नकीब खान, बदायूं और फैजी इन्होंने मिल के महाभारत का जो अनुवाद किया था रजमनामा नाम से किया था। बदायूं का देख लिए, बदायूं रामायण का करता है, फैजी लीलावती का करता है, अबुल फजल करता है कालिया दमन का। ठीक है, ये फारसी में अनुवाद करते हैं। अकबर ने जरी कलम की उपाधि कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। ये कह रहा है कि अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता था, उसमें सबसे प्रमुख था कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। इसी को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जरी कलम की। अकबर ने युग प्रधान की उपाधि जिनचंद सूरी मुगल दरबार में रहते थे, इनको दिया था। देखिए, हरिविजय सूरी एक जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे थे। इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। और मुगल दरबार में एक और विद्वान थे जो आपने बताया भी कि जिनचंद सूरी, इनको युग प्रधान की उपाधि दिया था। अकबर के समकालीन कौन था? इंग्लैंड में रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। फिर आपका फतेहपुर सिकरी, आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था, रॉल्फ फिच था। फतेहपुर सिकरी आगरा दोनों जगह गया था ये। इबादत खाना की स्थापना 1575 में होती है। सभी धर्मों के लिए खोला गया था 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में हुई थी। अब मजहर पूरी पब्लिक के लिए मतलब कब खोला गया था? पब्लिक नहीं, प्रिपेयर्ड किसने बनाया था? मजहरनामा बनाया किसने था? तो शेख मुबारक बनाया था, शेख मुबारक। ये अबुल फजल के पिता थे। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। ये लिखा है यहाँ पे, मजहर को अचूक आज्ञा पत्र किसने कहा? स्मिथ और बुलजले ने कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान आदिल और इमाम आदिल। सुल्तान आदिल, इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। ठीक है, और आपका आगे देखेंगे तो लेनपुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय का मतलब सबसे स्पष्ट विशेषता थी, ये बताता है। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में देखें महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर था, अफगानी था ये। और मान सिंह जो था, आसफ खान, ये इसके तरफ से, अकबर की तरफ से थे। 1576 में होता है। रानी दुर्गावती थी गढ़मंडला, 1564 में अकबर से हारी थी। ऊपर देखें, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्बती, ये दीवान था। अकबर काल में मनसबदार को प्रति सवार 2 घोड़े रखने पड़ते थे। घोड़ों को यात्रा के विराम, युद्ध के समय मतलब अकों को बदलना आवश्यक था, तो उसी लिए था युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था, उसी लिए था ये। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य की कड़ी आपका कौन था? तोडरमल था। इबादत खां दीवाने खास में था। और आपका कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? तो जामा मस्जिद। फतेहपुर सिकरी में नहीं है क्या? अकबर का महल आगरा में है। भारतीय फारसी शैली का उदाहरण क्या है? हुमायूं का मकबरा भारतीय फारसी शैली का ये उदाहरण है। सुलह कुल सिद्धांत अकबर ने दिया था। और आपका सार्वभौमिकता सहिष्णुता है इसका मतलब। जौनपुर से फतवा जारी, अकबर के विरुद्ध सभी मुस्लिम विद्रोह करें, ये फतवा जारी किया था इनके अकबर के खिलाफ। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था? तो अकबर ने किया था, लेकिन स्वयं यह निरक्षर था। जहांगीरी महल आगरा के किले में है। प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? तो ग्वालियर के मान सिंह महल से इसकी प्रेरणा मिली है। हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है ये पूरी, आपकी जो ये जहांगीरी महल है। बाबर की कब्र काबुल में है। जहांगीर की कब्र लाहौर में है, सदाहरा में। रामायण का देखें, महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं और फैजू ने किया। रजमनामा ऊपर बताएं, रजमनामा के अनुसार अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी हरविजय सूरी को, देखें ऊपर। जिनचंद सूरी को युग प्रधान कहा है। अकबर कालीन चित्रकारों में आईने अकबरी,
आईने अकबरी में दसवंत बसावन और केशवलाल शामिल थे। अकबर द्वारा बंगाल एवं बिहार के मुगल साम्राज्य में 1576 में दाऊद खां को हराया था और तोडरमल और मुजफ्फर खां हुसैन कुली खां गए थे। मानबाई खुसरो, और आप देखिए मानबाई खुसरो। जहांगीर का काल आता है 1605 से 1627 तक। अब आपका जगत गोसाई किसको कहते थे? खुर्रम और शाहजहां, मानबाई खुसरो। दो अस्पा मतलब क्या होते थे? सवार पद होते थे, सवार पद के दुगने घोड़े दो अस्पा कहते थे। सिंह अस्पा, तीन गुड़े घोड़े। अब देखते हैं 1615 में, 1615 से पहले देख लेते। देखिए अकबर का जन्म कहाँ? 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह जो था अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था। खुसरो जो था, ये खुसरो लिखा ना, खुसरो मानबाई, इसलिए बता रहे, खुसरो मानबाई का संतान था। उसके बाद 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। जगत गोसाई से, जगत गोसाई से जो लड़का हुआ था वो खुर्रम था, शाहजहां था। ठीक है, खुर्रम जो था शाहजहां इसी का पुत्र था। ठीक, उसके बाद आगरा के किले में 1605 में अकबर का राजाभिषेक हुआ था और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए थे, जिनमें अबुल फजल जो हत्यारा था, आप याद करेंगे कि वीर सिंह बुंदेला का हत्या किया था, उसी का वीर सिंह बुंदेला का हत्या किए थे। अकबर की परंपरा स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपने शासनकाल में उदारता प्रारंभ रखी थी। अब गद्दी पे बैठा था। देखिए आप, दो अस्पा सिंह अस्पा हमने देख ली, जहांगीर ने चलाई थी। दो अस्पा का मतलब क्या होता था? मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे। सिंह अस्पा का मतलब कि मनसबदारों को अपने सवार पद के तीन गुने घोड़े रखते थे। और 1615 में चित्तौड़ की संधि हुई थी, मतलब राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर ने चित्तौड़ की संधि की थी। ठीक है, ये साम्राज्य लौटा दिया था और अमर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे जहांगीर ने हाकिंग्स मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज इंग्लिश खां के ऊपर, देखिए जो हाकिंग्स आया था ये जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, जो आपके ये 1608 से 11 के बीच रहता है हाकिंग्स, और ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में यह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अंग्रेज था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। और आपका और जो जहांगीर था, जहांगीर के आने वाले मतलब इसमें एक जो आया था थॉमस रो आया था। सर थॉमस रो 1616 में आया था अजमेर में, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था ये। ठीक है, थॉमस रो। और वो थॉमस रो जो आया था, ये राजा जो जेम्स प्रथम थे इनका दूत आया था। ये राजा का दूत था, तो कंपनी का नहीं, राजा का दूत था। ये 1615 में आया था, 1616 में, जनवरी 1616 में अजमेर गया था ये जूत। मतलब ये पहुंचा था आपका 1615 में, हाँ 1615 में सूरत पहुंचा था और जनवरी 1616 में अजमेर गया था इसके दरबार में। ठीक, अब पीटर मुंडी ब्रिटेन से शाहजहां के दरबार में आया था। पीटर मुंडी ये ब्रिटेन का यात्री था, शाहजहां के दरबार में आया था। और फ्रांसिस फेल्सर्ट डच पर्यटक था। ये डच पर्यटक था और जहांगीर के समय आया था और इसने अपनी पुस्तक की जो थी रिवांस स्टेटी जहांगीर के बारे में इसने अद्भुत पूरा विवरण लिखा, पूरा बताया है। पहले चित्रकारी जो थी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी, जहांगीर ने इसका संबंध मुक्त कर दिया था। मतलब मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने पराकाष्ठा पे पहुंची थी। आप जानते हैं जो ये चित्रकारी थी पहले हस्त ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंधित होती थी, लेकिन जहांगीर क्या करता है, जहांगीर ने इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय अब जो चित्रकारी थी वो सर्वोत्कृष्ट पे पहुंची थी। जो इसके चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, देखते नीचे लिखा होगा, हाँ, चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। इन्हें कहता था नादिर उल अस्त्र, नादिर उल जमा। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो थे पक्षियों के चित्रकार थे, पक्षियों चित्रकार के विशेषज्ञ थे, और अबुल हसन व्यक्ति के चित्रकार के विशेषज्ञ थे। ठीक है, जहांगीर उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। उसने अपनी जो आत्मकथा को फारसी में लिखा था, ये तुझके जहांगीरी नाम से लिखा था। तुझके जहांगीरी, थोड़ा पीडीएफ धुंधली है, ये खींचने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। विद्रोह, जो इसके समय विद्रोह हुआ था, इसका सबसे बड़ा बेटा था खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था
और भैरोवाल में यह पराजित हुआ था। और आपका खुर्रम शाहजहां 1623 में विद्रोह हुआ था, मुहावत खान इसको दबाया था। ठीक है, मुहावत खान ने 1626 में जहांगीर के विरुद्ध मतलब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था महावत का। बाद में पहले इसको दबाया था, बाद में खुद विद्रोह कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 में बनाया था। ये पूर्णतः संगमरमर और प्लस पित्तादुरा शैली में बनने वाला पहला आपका मकबरा है। ये देखिए, मुगल बादशाह जो बाबर और जहांगीर के मकबरे आप जानते हैं कहाँ, ऊपर देखें, काबुल और सादरा लाहौर में। काबुल बाबर का है काबुल में, सादरा लाहौर में जहांगीर का है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान दोनों स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है, ये इसका जो पिता था नूरजहां का, गियासुद्दीन मिर्ज़ा गियास बेग में बनवाया था। यह पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर की थी और पित्तादुरा शैली में बनी थी। ठीक है, सजावट इसकी पित्तादुरा में हुआ था, इसका प्रयोग हुआ था। आगे देखें, गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। 17 मंजिला महल है ये। 17 नहीं है, 7 मंजिला है शायद, 7 मंजिला है, 17 नहीं है। इसका निर्माण आपका राजा वीर सिंह देव ने किया था और पत्थरों से करवाया था, पत्थर से बनाया 1614 में। ठीक है, आगे देखेंगे, मनसबदारी आनुवंशिक नहीं थी। इसके समय मनसबदारी आनुवंशिक नहीं थी। मनसबदारों को 3 वर्ग थे, मनसबदार थे, अमीर थे और अमीर आजम। देखिए यहाँ देख लिया हम लोग, वेतन ये नगद देता था, जागीर दोनों के रूप में। जागीरें जो होती थी आपका ट्रांसफ़र भी होती थी। ठीक है, मृत्यु होने पर जब्ती हो जाती थी। जागीर ने खान की उपाधि धारण की थी और खान की उपाधि हॉकिंस मनुची। ठीक, निकोलो मनुची इटली का यात्री था। उत्तराधिकार के युद्ध में के समय यह भारत आया था, निकोलो मनुची। जहांगीर की आत्मकथा की प्रस्तावना प्लस तीसरे भाग की जो सूचना मोहम्मद हादी से मिलती है। फिर आपका नूरजहां का गुट था। नूरजहां के गुट में जहांगीर नहीं शामिल था। देखिए, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां गुट, इसे जुनता दल कहते थे, निर्माण किया था। इस गुट में प्रमुख सदस्य एतमादुद्दौला इसके पिताजी, इन्हीं के मिर्ज़ा गियास कहते थे। फिर और आपका असमत बेगम नूरजहां की माँ थी। आसफ खां नूरजहां का भाई था और आपका खुर्रम था जो बाद में शाहजहां बना। ये सब थे, लेकिन जहांगीर नहीं था। ठीक है, ये लिखा है नूरजहां का पिता आसफ खां, असमत बेगम और खुर्रम। जामा मस्जिद संभल बाबर ने बनवाया। दीनपना हुमायूं ने। जहांगीरी महल आगरा में अकबर ने बनवाया है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा गियासपुर दिल्ली में। शिष्य कौन थे इनके, तो अमीर खुसरो, अमीर हसन दयालवी। मारवाड़ उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से शाहजहां, इनका बेटा 1608 से 1628 तक। और आपका देखते हैं इनके बारे में, किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ था। ठीक है, ये इनकी माता मारवाड़ की शासक देखें ना, उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, इन्हीं का पुत्र था शाहजहां। ठीक है, और 1621 में खुसरो इसके बारे में बताएंगे भी। ये 1612 में जो अर्जुमन बानो बेगम थी। देखिए क्या होता है कि 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो थी, इसका विवाह इससे हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात थी। 1628 में शाहजहां जो था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी के नाम से उपाधि धारकर गद्दी पर बैठा था और राजाभिषेक कहाँ कराया था, तो आगरा में। राजधानी अपना आगरा से स्थानित कर दिल्ली ले गया था। ठीक है, यह सब लिखा है। आगरा में ये राजाभिषेक राजधानी आगरा से ले आके दिल्ली में ले गया था। 1633 में अहमदनगर पर कब्जा किया था। अंतिम शासक यहाँ पर हुसैन शाह था। आगे देखते हैं। देखिए, निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले मुर्तज़ा द्वितीय, इनका बच्चा
के नाम से मुगलों से संघर्ष होता है। 1636 में मुगलों से हार जाते हैं और बीजापुर में नौकरी की कर ली। होता ये है, देखिए ऊपर देखें हम कि 1633 में अहमदनगर के किले पे जो मुगल साम्राज्य सम्मिलित कर लेता है। अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। देख लिए ग्वालियर के किले में कैद कर देता है हुसैन शाह को। ठीक है। निजाम शाही सरदार शाही जी भोसले, यहाँ लिखा है शाहजी भोसले। और आपका ने एक बच्चे मुर्तजा तिथि के नाम से मुगलों से संघर्ष किया था। अंत में 1636 में मुगलों ने शाहजी को चुनार में घेर लिया और शाहजी को बहुत से किले था, जैसे मुर्तजा तिथि को मुगलों ने सौंप दिया था। क्या ये इसकी है। फिर यहाँ देखेंगे शाहजहाँ के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी शाहजहाँ के समय। ठीक है। और ये कौन किया था? औरंगजेब के पहले संधि हुई थी, याद रखिएगा। औरंगजेब तब कहाँ था? ये दक्कन का सूबेदार था उस समय। और आपका कंधार मुगलों और ईरान के शाह के इनकी प्रतिष्ठा का विषय था। बात ये था कि ईरान मुगलों इसी मतलब शाहजहाँ के समय ये ईरान के हाथ में चला गया था, ईरानी अधिकार होगा, तो ये मतलब कि अंतिम इसका कंधार पे मुगलों का अधिकार इसी समय शाहजहाँ के समय छिन जाता है। शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य अब देख लीजिए। शाहजहाँ के टाइम पे कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा का पर मुगलों की स्थिति दुर्बल हो गई। शाहजहाँ बल्क का अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल सीमा से सटे बल्ख और बदख्शों में एक मित्र शासक बना लाना, ताकि ईरान और मुगलों के साम्राज्य में जो बफर स्टेट बन सके। ठीक है, बफर राज्य बन सके। फिर शाहजहाँ का राजकवि नियुक्त किया था ईरानी फारसी पद शैली कवि था कलीम। एक कलीम राजकवि था। शाहजहाँ ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त करके एक कविंद्राचार्य की रिक्वेस्ट पे किया था। इनको उपाधि दी थी, किसकी? सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, सरस्वती की उपाधि दी थी। ये विद्वान मतलब संस्कृत का मर्मज्ञ थे और बादशाह के निवेदन पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे। इन्होंने बादशाह से निवेदन किया था। ठीक है, अब क्या लिखे यहाँ पे? हाँ, कविंद्र कल्पलता। फिर उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। ताजमहल में संतुलित समन्वय भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का आपका संतुलित समन्वय है। शाहजहाँ क्या क्या निर्मित किया था? दिल्ली का जामा मस्जिद, दीवाने खास, फिर शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल के बाद आपका मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, लाल किला, ये शाहजहाँ बनवाया। दिल्ली में शाहजहानाबाद, फतेहपुर सीकरी की भांति स्थापना किसने की थी? तो शाहजहाँ ने की थी। इसी में लाल किला, शाहजहानाबाद में लाल किला बनवाया है। लाल किले की पश्चिमी द्वार पे लाहौरी दरवाज़ा है, दक्षिणी द्वार पे दिल्ली दरवाज़ा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया है, सिर्रे अकबर के नाम से किया है। 52 उपनिषद इसमें अनुवादित हैं। मज्म उल बहरीन, ये दारा सिकोह की रचना है। मज्म उल बहरीन, लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा है। दो समुद्रों का मिलना, हिंदू और मुस्लिम, इसमें आपका मज्म उल बहरीन में है। शाहजहाँ मतलब सिजदा और जो फारसी प्रथा बलबन ने शुरू की थी उसको ख़त्म कर दिया था। सिजदा के स्थान पर चहार तसली शुरू किया था। ज़मीन बोस प्रथा भी समाप्त कर दी थी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर की मनाही, ये भी समाप्त कर दिया था। आगरा में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। दिल्ली में मोची मस्जिद किसने बनवाया है? आपका लाल किले में, तो औरंगजेब ने बनवाया है, याद रखिएगा। दारा सिकोह का कब्र हुमायूं के अकबर में किसने बनाया था? दिल्ली में, तो हुमायूं के मकबरे में दिल्ली में दारा सिकोह का कब्र बना है। ठीक है, यह औरंगजेब जब मार देता है उसको तब। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह था। और शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। एल से वास्तव ने कहा है। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा, मीर जुमला, ये मोहम्मद सईद इसे कहते थे, इसने दिया था। और पुराणों ये लिखा है कि अलबरूनी गजनवी, ये पुराणों का अध्ययन किया था। अलबरूनी जो था गजनवी के समय आया था, वो पुराणों का अध्ययन किया था। शाहजहाँ काल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर कौन था? आपका औरंगजेब था। अब देखिए औरंगजेब आता है, राजाभिषेक 2 बार करता है, 31 जुलाई 1658 को और 15 जून 1659 को। ठीक है, अब देखते हैं इसका। देखिए 15 अप्रैल 1658
15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध होता है। ठीक है, धर्मत नामक स्थान पे धर्मत का युद्ध होता है, उज्जैन के पास है ये। मुराद और औरंगजेब और वर्सेज दारा सिकोह प्लस जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का युद्ध होता है ये। इसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट है ये धर्मत। यहाँ 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत दारा सिकोह की तरफ थे और मुराद जो था वो औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है, कब होता है? 29 मई 1658 को। औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना थी, दारा सिकोह के मध्य हुआ था और आपका दारा सिकोह पराजित हुआ था। फिर आपका आप देखेंगे तो देखिए औरंगजेब से पराजित हुआ था ये मतलब दारा सिकोह। तो इसका पुत्र जो था सुलेमान सिकोह, यह श्रीनगर के गढ़वाल शासक पृथ्वी सिंह के आश्रय लिया था, किंतु जो उसका उत्तराधिकारी था मेदिनी सिंह, उसने औरंगजेब को सौंप दिया था और औरंगजेब को सौंपने के बाद सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और अफीम खिलाकर मार डाले थे सब। ठीक, औरंगजेब का पुत्र मोहम्मद अकबर ने विद्रोह किया था 1681 में। राजपूतों के विरुद्ध युद्ध से निराश औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं था, यह उदार था। औरंगजेब शाही दरवेश और जिंदा पीर कहा जाता था। 1652 में आप देख रहे हैं मोहम्मद अकबर का 1681 में विद्रोह किया था राजपूतों के विरुद्ध, जिसको इसकी पिता की थी स्थिति दुर्बल कर दी थी इसने, अब जान लीजिएगा। 1652 में दूसरी बार दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया 1652 में, और उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। गोलकुंडा और आक्रामक नीति अपनाई। दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां ने संधि करने का निर्देश दिया था। ठीक है, वैसे उस समय जब था, ये बात तब की है जब 1656-57 में जब ये गोलकुंडा और बीजापुर को ध्वस्त कर देता है, तो दारा सिकोह के रिक्वेस्ट करने पे अब जब ये राजा इसका पिता आदेश देता है तो 1656 में गोलकुंडा से, जो 1657 में बीजापुर से संधि कर लेता है। लेकिन बादशाह बनने के बाद अपनी अधूरी इच्छा पूरी करता है। 1686 में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को अपने आधिपत्य में लाता है। सेनापतियों को, जो इसके शासनकाल में मुगल सेना का सर्वाधिक कौन थे सेनापति? थे हिंदू थे। ठीक है, और उसके शासनकाल में जैसे उत्तरार्ध में कुल सेनापति में 31.6% आपके हिंदू थे, 31.6% हिंदू थे। मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के शासनकाल में 22% हिंदू थे और शाहजहां के शासनकाल में 22%। ठीक है, दोनों के बाद 12। और आपका जजिया कर पुनः लगाया था 1679 में। अधीनस्थ हिंदू राजा ब्राह्मणों को भी देना पड़ता था। रबिया उद दौरानी का मकबरा 1678 में, बीबी का मकबरा कहते हैं, औरंगाबाद इसका नाम बदल गया है, संभाजी नगर हो गया है। इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फुअर नकल कहते हैं। औरंगजेब ने जहांआरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। औरंगजेब के समकालीन समर्थ रामदास थे। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में सदर ली थी, सुलेमान सिकोह दारा सिकोह का बेटा था। औरंगजेब दक्षिण गया था 1682 में अकबर का पीछा करते हुए, और दक्षिण में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, असीरगढ़ का किला अकबर सोने की चांदी से वन किया था, मतलब अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता था। ठीक है, दिल्ली के किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने बनवाई थी। शाहजहां मस्जिद लाल किले के बाहर, यह है शाहजहां ने मतलब लाल किले के बाहर मस्जिद बनवाई थी, याद रखिएगा। आगे है मुगलकालीन प्रशासन, देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा प्रत्येक सूबा या प्रांत कई सरकारों में, कई जिलों में बटा था। ठीक है, और आप देखेंगे कि सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितकची और खजानदार होते थे। मीर बख्शी जो था, मीर बख्शी सरखत, मीर बख्शी था सैन्य विभाग का मीर बख्शी प्रधान होता था। वह सरखत प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके
सैनिकों को मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त इसका कार्य प्रांतों में बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में आते थे, मीर बख्शी के नियंत्रण में अस्थायी रूप से कार्य करते थे। ठीक है। वेतनाधिकारी का भी कार्य करता था। वेतन का कार्य दीवाने तन करता था। देखते हैं मीर बख्शी जो था वेतनाधिकारी का भी काम करता था। वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था, याद रखिएगा। ये कौन कहा है? तो ये सर जगन्नाथ सरकार थे, उन्होंने कहा है, इतिहासकार है। फिर दो प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे। एक अहदी था और एक आपके अहदी के बाद दाखिली था। ये दाखिली था। अहदी जो था, यह सैनिक जो था बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता था और अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली बादशाह द्वारा भर्ती होते थे मनसबदारों की सेवा के लिए। ठीक है। फिर सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता। ये आपका स्टेटमेंट आया था, उसी हिसाब से लिखा है। ये तंबाकू कौन लाए थे? भारत में पुर्तगाली लाए थे। जहांगीर इस पर बैन कर देता है। विद्वानों धार्मिक लोगों की भूमि सरयुगल या मददे मास वंशानुगत थी। आप देखेंगे तो जो राम सीता की आकृति प्लस राम सी, ये देवनागरी लिपि में लिखा सिक्का अकबर ने चलाया था। यहाँ पे लिखा है दान वाली भूमि का निरीक्षण दुरुपयोग न हो पाए, ये इसके लिए सद्र, जो सद्र होता था का निरीक्षण सद्र करता था। दान दी जाने वाले समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी, उसे मददे मास कहते थे। ये जो मददे मास है वो आपका मुफ्त भूमि को मददे मास कहते थे। इसे सरयुगुल भी कहा जाता था। अब आगे देखते हैं। जो सद्र होता था, सद्र का दायित्व था जो अनुदान का दुरुपयोग न हो पाए और यह भूमि स्थानांतरित नहीं हो सकती थी। जो ये भूमि थी स्थानांतरित नहीं होती थी, अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। ठीक है। आप देखते हैं, ये जो देखे थे हम, टकसालों में सोने और चांदी तांबे के सिक्के ढले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरी लिपि के लेख में युक्त सिक्के ढलवाए थे। ठीक है। चांदी का सिक्का रुपया कहा जाता था। चांदी का सिक्का जो था रुपया कहा जाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 40वें हिस्से के बराबर था। जहांगीर ने अपने सिक्के पर आकृति अंकित करवाई थी। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाई थी, नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। ठीक है। बटाई क्या होता था? बटाई जो मध्यकाल में, इसका तात्पर्य था कि लगान निर्धारण करने की एक पद्धति थी। लगान निर्धारण करने की पद्धति थी। उपज का बंटवारा राज्य और किसान के मध्य होता था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो होता था भू राजस्व से संबंधित माल होता था। मुगल काल जिला को सरकार कहते थे। मीर बख्शी भू राजस्व का अधिकारी पर्यवेक्षण होता था। मुगल सेना का चिकित्सक नियुक्त मनुची को पहले डॉक्टर था, बाद में तोपची बन जाता है। बताया मैं, दारा सिकों की सेना में यह तोपची था। मनसबदारी की प्रथा का उद्देश्य प्रशासनिक एकीकरण, साफ सुथरा प्रशासन हो सके। मनसबदारों को चयन के मुख्य मानदंड योग्यता थी। मनसबदार सैन्य और असैन्य दोनों होते थे। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलवाया था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार हल्की था। और आपका मुगलकालीन चित्रकला आप देखेंगे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं किया था। मीर सैयद अली और अबू समद क्या होता है कि जो मुगल चित्रकला की जो नींव रखी थी हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी, और अपने फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वासन काल में इसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। दस्ताने अमीर हमजा, इसमें पहले सैयद अली और बाद में अबू समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं।
यह ग्रंथ फारसी नायक अबीर हमजा मतलब जो मोहम्मद साहब के चाचा थे कि वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक है। तुझके जहांगीरी फ्रंट पर जहांगीर के सिंहासन का रोपण का चित्र अबुल हसन बनाया है। ठीक है। आप जो तोड़ी राग प्रातःकालीन में चाटो और भाटो लिखा है। ये जो तोड़ी राग था प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग था। यह राजदरबार में भांट थे और ये इनका नाम था चारण थे, इनके द्वारा गाया जाता था, चारणों के द्वारा। जहांगीर के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? बिलास खां थे। ठीक है, बिलास खां थे। जो तानसेन थे, रामतनु पांडे इनका नाम था। इनको कंठा मरणवाणी विलास और हरिदास ध्रुपद गायक, ये ध्रुपद गायक थे। जो अकबर के शासनकाल में तानसेन थे और स्वामी हरिदास थे, ये दोनों अकबर के समकालीन थे, ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन का पूर्ण मतलब मूल नाम था रामतनु पांडे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये। अकबर के दरबार में आने वाले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहाँ से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया था और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की थी। बिलास खां जहांगीर के दरबार में संगीत था। ये बिलास खां जो था आपका बिलास खां जहांगीर के काल में संगीतज्ञ था। आप देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन का लोकप्रियता बढ़ी थी। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह प्रेमिका बनी ठनी का चित्र आपका निहाल चंद ने बनाया था। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली थी किशनगढ़ शैली। इस किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह शैली में श्रृंगारिक चित्रों के संपूर्ण भारत में जानी जाती है। और किशनगढ़ के जो राजा थे सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय और अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी जो प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इसलिए शैली का प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद्र ने बनाया था और ये किशनगढ़ शैली में। ठीक है, ये सारा इसका स्टोरी था। स्वामी हरिदास के अनुयायी में कितने संगीतज्ञ अर्चना केंद्र स्थापित किया गया था? तो 5। लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली थी? अकबर ने। लाला कलावंत। मुगलकालीन साहित्य ये देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इतना सब्सक्राइब करें कि मज़ा आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।